हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदन है और मैं आपका स्वागत करता हूं यूटिलिटेरियन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना या फिर इंग्लिश में बोलूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको प्रीएम्बल ये रीड करूं और इसके डिटेल में एंटर हूं, लेट मी मेक अ स्मॉल अनाउंसमेंट एंड द स्मॉल अनाउंसमेंट इज कि दिस हैपेंस टू बी दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ आवर लार्जर इनिशिएटिव वेयर वी आर कवरिंग इंडियन पॉलिटी सीरीज इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। रादर ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज भी हमारे एक लार्जर इनिशिएटिव का प्लान है। उस लार्जर इनिशिएटिव में हम लोग यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जितने भी जीएस सब्जेक्ट हैं वो कवर करने का अगले 6 से 7 महीने में हम लोगों का प्लान है। उस प्लान में हम लोग 4 सब्जेक्ट जो हैं डिटेल मैनर में, दैट इज इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडियन पॉलिटी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को वन गो में खत्म करना चाहते हैं तो इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज हम लोग इंग्लिश में, दैट वाज टोटली इन इंग्लिश एंड दैट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। वो प्लेलिस्ट आप जाके इस चैनल पे चेक कर सकते हो और इंडियन पॉलिटी आप लोग वन गो में, ये वाली इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है ये एक शेड्यूल के साथ चल रही है। वी आर एवरी 4th डे वी आर रिलीजिंग 1 चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी। ऑन एवरी 4th डे क्यों? बिकॉज ऑन अदर्स डे एवरी डे यू आर गेटिंग 2 hours ऑफ द वीडियोज ऑफ साइंस एंड टेक एट 1 डे, देन एनवायरमेंट ऑन अनदर डे, देन इकोनॉमी ऑन द 3rd डे एंड ऑन 4th डे इंडियन पॉलिटी हम लोग चला रहे हैं। तो अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और अफोर्डेबल क्यों? ऑल दीज वीडियोज एंड ऑल दीज पीडीएफ्स आर बीइंग प्रोवाइडेड completely free. So that was regarding our initiative that we have launched. Now entering to this Indian preamble, that what is this preamble? भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? So इससे पहले अगेन कि मैं स्कोप ऑफ द वीडियो कि किस तरह या फिर अप्रोच में डिस्कस करूं कि किस तरह से हम लोग इंडियन प्रीएम्बल भारतीय संविधान की प्रस्तावना को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट अस रीड दिस प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाउडली एंड उसके बाद, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को रीड करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, ये कुछ चीजें किसी भी सब्जेक्ट की कोर होती हैं और वो चीजें आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। तो जब हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अगर GS2 का आप सिलेबस देखो तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशन्ड है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका प्रीएम्बल है। सो ये प्रीएम्बल जो है, आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ते होगे तो एनसीईआरटी का सबसे पहली जो चीज स्टार्ट होती है, पहला या दूसरा पेज आप देखोगे प्रीएम्बल के साथ स्टार्ट होता है। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2020 में ही स्टार्ट किया है कि उनके स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जो डे की प्रेयर या डे की स्टार्टिंग होगी वो प्रीएम्बल के रीडिंग है। सो व्हाई दिस प्रीएम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब प्रीएम्बल का चैप्टर आप पूरा का पूरा पढ़ लोगे देन यू विल लिटरली, या फिर प्रीएम्बल का जब इंट्रोडक्शन मैं दूंगा कि व्हाट इज दिस प्रीएम्बल, व्हाट इज दिस प्रस्तावना और भारतीय संविधान, देन यू विल रियलाइज कि व्हाट रोल प्रीएम्बल डज हैव इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड दिस प्रीएम्बल एंड देयर आफ्टर विल बी डेवलपिंग इनटू कि पहले स्कोप डिस्कस करेंगे एंड देन अप्रोच डिस्कस करेंगे किस तरह से ये चैप्टर। अगेन लेट मी मेक अनदर अनाउंसमेंट एंड दैट अनाउंसमेंट इज कि हम लोग इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है ये बहुत डिटेल मैनर में, मैं वो 2020 खेलने में बिलीव नहीं करता। यूपीएससी की प्रिपरेशन कभी भी 2020 गेम में कंप्लीट नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपका अप्रोच है कि पहले 40 घंटे की वीडियो देखूं फिर हम मेरे एमसीक्यू सोल्व ना हो तो 20 घंटे की और देखूं फिर 20 घंटे की और, तो उस तरह से करना है। सो दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी फॉर यू। ठीक है, आप लोग किसी और चैनल पे जा सकते हैं। हम लोग इंडियन पॉलिटी, ऑल्दो देयर हैज बीन सजेशंस कि सर धीरे धीरे करिए, लेकिन मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता। इंडियन पॉलिटी को हम लोग 100+ आवर्स में खत्म करेंगे। सो वीडियो जो होंगी वो कंप्लीटली डिटेल्स होंगी। तो अगर आपका एटीट्यूड ये है कि पहले प्री के लिए पढ़ लेता हूं, मेंस के लिए मैं बाद में पढ़ूंगा, सो अगेन आई एम गिविंग योर डिक्लेरेशन कि दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। हाँ, अगर प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपको एक साथ करनी है देन दिस वीडियो इज फॉर यू, यू कैन स्टे विद दिस वीडियो। नाउ विद दैट डिक्लेरेशन लेट अस रीड दिस प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens. What security or what are the things that you want or constitution wants to extend to all the citizens of India? So that there are 4 things that constitution wants to extend to all its citizens, that is justice, liberty, equality and fraternity. JLEF, justice, liberty, equality and fraternity. What kind of justice? So social, economic and political. Liberty की अगर मैं बात करूं, what kind of liberty that constitution is seeking to extend to all its citizens? So
लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, दैट इज आर्टिकल 19. देन यू हैव फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, ये 5 चीजों की लिबर्टी एक्सटेंड करेगा. देन इक्वालिटी ऑफ व्हाट, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी. क्या प्रमोट करना है? तो फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी किस लिए प्रमोट करना है? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. देन इन द लास्ट पैरा you will notice in our Constituent Assembly this 26th of November 1949 we give to ourselves or we hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So ये वाली जो चीज़ है, ये प्रीएम्बल है, ये आपको इतनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि एक ही सांस में, एक ही ब्रीदिंग में, ये हो सकता है आपके इंटरव्यू में पूछा जाए, हो सकता है आपके कहीं भी, मतलब किसी भी डिस्कशन में आप लोग बैठे हो और इंडियन ये हार्ट बन जाता है. क्यों ये हार्ट बन जाता है प्रीएम्बल या प्रस्तावना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? अगेन आई एम डिक्लेयरिंग कि जब हम लोग चैप्टर में एंटर होंगे आपको पता लगेगा कि व्हाई दिस प्रीएम्बल इज सो इंपॉर्टेंट और सो इंटीग्रल टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस वाज अबाउट रीडिंग ऑफ द इंडियन प्रीएम्बल. नाउ लेट अस एंटर इनटू कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस वीडियो. सो इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी लेटिंग यू नो कि व्हाट इज दिस प्रीएम्बल, प्रीएम्बल क्या है और क्या ऑब्जेक्टिव्स ये अचीव करना चाहता है, प्रीएम्बल्स के क्या ऑब्जेक्टिव है, या फिर रादर प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑल टुगेदर पार्ट ही क्यों है, क्यों प्रीएम्बल की हमें जरूरत पड़ी जब होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, पूरा का पूरा संविधान हमें दे दिया गया, तो इस प्रीएम्बल का या फिर प्रस्तावना का क्या रोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. देन इन द सेकेंड लेग ऑफ दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग कि वेदर प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं. ऑल्दो इट इज अटैच्ड बट इन वेरियस केसेस सुप्रीम कोर्ट में केस गया है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है या भारतीय संविधान की का जो प्रीएम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं. ऐसे वेरियस काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स प्रोनाउंसमेंट है. यू हैव बेरुबरी केस, यू हैव केशवानंद भारती केस, देन LIC ऑफ इंडिया केस. There have been various kind of at various stages in the post-independent India. You will notice कि there are various cases that is involved और उन cases में कुछ decision लिए गए. कुछ cases में बोला गया कि नहीं, प्रीएम्बल जो है प्रस्तावना वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती. So all these things we will be discussing. Then प्रीएम्बल को क्या अमेंड किया जा सकता है, प्रीएम्बल क्या इन्फोर्सिएबल है, लीगली इन्फोर्सिएबिलिटी इसकी है या नहीं, वो भी हम लोग देंगे. So in these 4 verticals we will be discussing and out of all these 4 vertical, that is the first vertical, that is what is this preamble, प्रस्तावना है क्या, वो सबसे लंबी होने जा रही है. Once that has been completed then these 3 verticals will be कुछ भी नहीं है, ये हम लोग बहुत easily खत्म कर सकते हैं. And then there are 4 or 5 MCQ जो कि प्रीवियस 10 सालों में UPSC ने पूछा है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो अपेंड किए गए हैं और वो MCQs का एक्सप्लेनेशन आई विल सीक फ्रॉम यू. वो डिस्कशन मैं नहीं करूंगा, वो मैं कमेंट सेक्शन में चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को हम लोग 2 हिस्सों में बांट सकते हैं. पहले हिस्से में हम लोग सिर्फ ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस प्रीएम्बल एंड प्रीएम्बल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को, फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एंड द सेकेंड वीडियो अदर थिंग्स वी विल बी डिवेल्विंग इनटू. ठीक है. सो MCQ जो भी होंगे वो सेकेंड वीडियो में आपको MCQs मिल जाएंगे और उस MCQs को देख के आपको ये वीडियो जब आप कंप्लीट कर लेते हो और जब PDF हम लोग शेयर कर देंगे, ये जो PPT आप देख रहे हो इसको PDF फॉर्मेट में हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे और उस PDF को रिवीजन के बाद आप लोग कोशिश कीजिए कि वो MCQ जो प्रीवियस ईयर में इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए वो कमेंट सेक्शन में हमें वो बताओ. तो स्कोप ऑफ दिस वीडियो, नाउ लेट अस सी कि व्हाट अप्रोच व्हाइल स्टडीइंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज प्रीएम्बल, व्हाट अप्रोच, किस तरह से आपको ये सब्जेक्ट UPSC की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस, तो अगर स्टेट पब्लिक सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किन किन चीजों पे आपको एम्फेसाइज करना चाहिए, और अगर UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किन किन चीजों में क्या इग्नोर करना है. बिकॉज मेनी अ टाइम्स UPSC का चूंकि अपना एक स्टैंडर्ड है तो UPSC उन सब चीजों में बारीकियों में डिवेल्व नहीं करता है मोस्ट ऑफ द टाइम. आई एम सेइंग ऑल्दो UPSC हैपेंस टू बी अनप्रेडिक्टेबल, U स्टैंड्स इन UPSC, U स्टैंड्स फॉर अनप्रेडिक्टेबिलिटी, बट येट थोड़ा सा लेवल अभी भी उतना गिरा नहीं है. कुछ 100 में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर हर साल किसी ना किसी सब्जेक्ट से मिल जाएंगे जो कि आप कह सकते हो कि ये SSC के लेवल का है, बट स्टिल to larger extent even today UPSC has maintained its level. So it is very necessary to identify, it's not about Indian polity alone, it's about all the subject to identify कि कौन सी चीजें हमें पढ़नी है और कौन सी चीजें हमें छोड़नी है. तो वो चीजें भी हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैप्टर से आपको क्या लेना है और क्या छोड़ना है. So then we will be discussing emphasize on the true spirit or the meaning of all the words. So what is the meaning of
ऑल द वर्ड्स इन द प्रीएम्बल। सो आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग डिस्कस कर, जब प्रीएम्बल मैं रीड कर रहा था तो उसमें था वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इन सब चीजों का एग्जैक्ट मतलब क्या है, सोवरेनिटी का क्या मतलब है, सोशलिस्ट का क्या मतलब है, सेक्युलर का क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का क्या मतलब है, जस्टिस, तो ये सब जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सो इन सब चीजों का ट्रू मीनिंग, ट्रू स्पिरिट समझना, इट्स नॉट ओनली अबाउट रीडिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि इनका एग्जैक्ट ट्रू मीनिंग क्या है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन सी जगह पे अगर जस्टिस देने की बात की है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस कौन कौन से, वेदर इट हैज बीन इंश्योर्ड इनटू फंडामेंटल राइट्स, वेदर इट हैज बीन इंश्योर्ड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, या फिर कहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस हिस्से में सोशल जस्टिस की बात की गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस हिस्से में इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस जस्टिस पार्ट में पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, फ्रेटर्निटी की बात कहां की गई है, इक्वालिटी की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में कहां की गई। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है और इन सब शब्दों का जो शब्द इसमें यूज किए गए हैं प्रीएम्बल में, इसका ट्रू मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। व्हाई अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग कि इसका ट्रू मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज 2019 में आप एक क्वेश्चन देखो यहां, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द लिबर्टी। अब लिबर्टी का क्या मतलब है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी, क्या मतलब है, यूपीएससी 2019 में ये सवाल पूछ लिया गया था। एंड सिमिलरली इन अदर्स ईयर्स एज वेल, प्रीएम्बल में जो डिफरेंट वर्ड्स जो यूज हुए हैं उनका जो ट्रू स्पिरिट है उनका मीनिंग पूछा गया है। आप लोग जब 5 क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूं जो कि इस स्लाइड के नीचे अपेंड किए गए हैं, जब आप देखोगे तो अनटिल एंड अनलेस यू लिटरली सी, ये पढ़ लेने से, ये याद सिर्फ कर लेने से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लिटरली नहीं सोल्व होंगे। अगर आप स्पेंड करो, मैं इसके डिस्कशन में अभी नहीं जा रहा हूं इस क्वेश्चन के, वीडियो को स्टॉप करके आप पॉज करके और अभी थोड़ा सा, अभी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है लिबर्टी की, एक ट्रेडिशनल जो अंडरस्टैंडिंग है, उस ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग से आप सोल्व करने की कोशिश करो। आई कैन गारंटी यू वॉन्ट बी। अगर आपने इंडियन पॉलिटी को सही से नहीं समझा है, लिटरली विद ट्रेडिशनल, लिबर्टी का क्या मतलब है, ट्रेडिशनल मीनिंग क्या, आप आजादी से लेते हो, थोड़ी बहुत जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हम सोचते हैं, उन सब चीजों की मुझे लिबर्टी मिले, ठीक है, आजादी मिले। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इस इन्वायरमेंट में हर एक इंसान को अपने सोचने की आजादी, अपने वर्शिप की आजादी, अपने फेथ की आजादी, तो इस तरह की ट्रेडिशनल, बट उस ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ आई कैन गारंटी यू, इवन टू द पीपल हु हैड रेड इंडियन पॉलिटी फॉर अराउंड 1 year, they could not attempt this question appropriately because इनके जो मीनिंग है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो इतने क्लोजली स्पेस्ड हैं, तो इसलिए जरूरी है कि प्रीएम्बल में जो जो शब्द दिए गए हैं, जो जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, उनका ट्रू मीनिंग समझा जाए, ठीक है, और लोकेट किया जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब चीजें कहाँ इंश्योर की गई हैं। सो दिस इज अबाउट योर अप्रोच दैट विल बी टेकिंग, देन एम्फेसाइज ऑन द एरियाज फ्रॉम विच पॉसिबल एमसीक्यूज कैन बी फ्रेम्ड, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग अपने डिस्कशन में आगे प्रोसीड होंगे, हम लोग आपको ये भी बताते चलेंगे कि भाई ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जा सकता है। अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं किस तरह से, कंसीडरिंग के पास्ट ईयर में अदर सेक्शन से ऑलरेडी क्वेश्चंस फ्रेम किए जा चुके हैं, तो यूपीएससी का अगर एग्जामिनर मुझे बनाया जाए तो मैं क्या अगले क्वेश्चंस पूछूंगा। ऑफ कोर्स मैं रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज सभी तैयारी करके आते, सभी को टॉपर्स ने, सभी को कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ये सजेशन दिया हुआ है कि अगले 10 सालों, पिछले 10 सालों के जो भी क्वेश्चंस है वो आप लोग सोल्व करके जाओ। सो ऑफ कोर्स एज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन कंडक्टिंग दिस एग्जाम फॉर IAS IPS आई वुड नॉट लाइक कि क्वेश्चंस रिपीट हो। तो अगर मुझे दिया जाए ये चैप्टर तो मैं कहां से वो क्वेश्चंस बनाऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करूंगा। सो दैट अप्रोच एज वेल वी विल बी अडॉप्टिंग, राइट। सो एनफ डिस्कशन ऑन द अप्रोच दैट विल बी टेकिंग एंड स्कोप फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। नाउ लेट अस जंप इनटू कि व्हाट इज दिस प्रीएम्बल, ये प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना में अगर आप लोगों ने देखा हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेलिएंट फीचर पे हम लोग वापस जाएंगे, जो 3rd चैप्टर आपका था, जो कि इससे इमीडिएटली पहले सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था, फंडामेंटल राइट्स था, फंडामेंटल राइट्स के लिए भारत का संविधान जाना जाता है, डीपीएसपी के लिए, ऑल दीज वर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेलिएंट फीचर, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजन, सिंगल सिटीजनशिप, देन यू हैड दिस जुडिशरी
इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो इन सब चीज़ों के लिए भारत का संविधान जाना जाता है। अब प्रीएम्बल अगर एक बार फिर से हम वापस जाएं और प्रीएम्बल के कंटेंट्स को देखें, तो प्रीएम्बल का कंटेंट क्या है कि एज अ नेशन विल बी सोवरन, एज अ नेशन विल बी सोशलिस्ट, एज अ नेशन विल बी सेक्युलर, एज अ नेशन विल बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देन टारगेट क्या है? जस्टिस इंश्योर करना, लिबर्टी देना, इक्वालिटी देना, फ्रेटर्निटी देना। सो कॉन्स्टिट्यूशन में, एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज होने चाहिए, हम लोग अपने जनता को क्या क्या देना चाहते हैं, अपने सिटीजन्स को क्या क्या देना चाहते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स हैज ऑलरेडी बीन क्लैरिफाइड। वो पहले पन्ने में ही, पहला पन्ना कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? ये प्रस्तावना है, संविधान है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या फिर सिटीजनशिप के राइट्स, जिन जिन चीजों पे हम लोग ये वैल्यू अटैच करते हैं, तो वो सारी चीजें या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी क्या होगी, वो चीजें आप प्रस्तावना में ही, वो चीज आपको प्रीएम्बल में ही मिल जाएगा। सो अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको लिखना है एग्जाम में कि इंडियन प्रीएम्बल क्या है, तो आप लोग लिख सकते हो कि इट एम्बॉडीज बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की बेसिक फिलॉसफी क्या है? And it is the reflection of aims and objective resolution moved by जवाहरलाल नेहरू। Do you remember जब हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे, तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था कि एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट वाज 13 दिसंबर 1946। इमीडिएटली 4 दिनों के बाद पहला सिटिंग कब हुई थी? तो पहली सिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी आपको 9 दिसंबर 1946, राइट। सो एग्जैक्टली 4 दिनों बाद, दैट इज 13 दिसंबर 1946, एक ऑब्जेक्टिव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम की एक चीज या फिर एक रेजोल्यूशन मूव किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगर आपको उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अगर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने नहीं देखा है, तो मेक श्योर वो वीडियो आप लोग देखिए या वो चैप्टर पढ़े। अभी के लिए मैं एक ग्लिम्प्स दे देता हूं मेकिंग जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव की थी। सो ये थी वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एंड फाइनली आप लोग देखोगे कि ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही बाद में जाके प्रीएम्बल का रूप लेती है। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो जो वोकैबुलरी है, ये येलो हाईलाइटेड वोकैबुलरी आप लोग देख लेना, वीडियो पॉज करके रीड कर लेना। तो जो जो चीजें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने डाली थी, वो फाइनली जाके इट विल ट्रांसलेट इनटू समथिंग कॉल्ड प्रीएम्बल, एंड दैट्स व्हाई इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्स वाइज। द इंपॉर्टेंट वर्ड कि प्रीएम्बल क्या है? इट एम्बॉडीज बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्राइमरीली क्या मिलने जा रहा है ना, क्या क्या चीजें हैं जो हम लोगों ने एनविजन की है, क्या लार्जर पिक्चर है, वो आपको ये प्रस्तावना या फिर प्रीएम्बल बता देगा। फिलोसफिकल, कुछ लोगों ने इसको फिलोसफिकल विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, कुछ लोगों ने इसको साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल को साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। अब आप लोग एक चीज पे डिफरेंशिएशन रखना, जब फंडामेंटल राइट्स पे हम लोग चैप्टर में एंटर करेंगे और रिट्स जब डिस्कस करेंगे, दैट इज आर्टिकल 32 में रिट्स डिस्कस किए गए हैं। अगर क्लियरली आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो जब फंडामेंटल राइट्स हम लोग डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो यहां प्रस्तावना को बोला गया है ऑफ इज द साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर कोई सवाल अगर फ्रेम किया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस चीज को साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, सो टू द रिट्स और टू द आर्टिकल 32 डॉक्टर अंबेडकर हैज डिस्क्राइब्ड कि इट इज द साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो वैसे अगर सवाल फ्रेम होता है कि व्हाट इज द साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन योर आंसर वुड बी प्रीएम्बल वुड बी साउल, और प्रीएम्बल इज द साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड कि डॉक्टर अंबेडकर ने, बी आर अंबेडकर ने किस पोर्शन को या किस पोर्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को साउल बोला हुआ है, तो उस केस में आपका आंसर होगा आर्टिकल 32 दैट इज डीलिंग विद द रिट्स। सो एक क्वेश्चन आपका पॉसिबल क्वेश्चन यहां से या फिर एक स्टेटमेंट पॉसिबल यहां से फ्रेम हो सकता है जो कि कंफ्यूजिंग हो सकता था। आई होप यू विल हैव क्लैरिटी कि क्या। देन कुछ लोगों ने, दैट इज एन ए पालकीवाला, एन ए पाल, जब केसेस हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वेरियस केसेस डिस्कस करेंगे, जब इंदिरा गांधी के टाइम में आएंगे 42nd एंड 44th अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, तो व्हाट रोल दैट एन ए पालकीवाला हैज प्लेड, वो उनका रोल भी हम लोग देखेंगे। अभी के लिए जस्ट एक कैरेक्टर का आप नाम मान लो, एन ए पालकीवाला, हु हैज डिस्क्राइब कि इट इज द आइडेंटिटी, प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको जानना है तो आप प्रीएम्बल को पढ़ लो शॉर्टकट में, आपको पता लग जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है।
कुछ लोगों ने दैट इज के मुंशी ने बोला है इट इज पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सो दिस इज व्हाट योर प्रीएम्बल इज एंड वेरियस पर्सनैलिटीज, एमिनेंट पर्सनैलिटीज ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिस्क्राइब किया, जस्ट अ मोमेंट, कैसे डिस्क्राइब किया है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको इंट्रोडक्शन पूछता है कि भाई भारतीय संविधान क्या है, तो इनमें से कोई भी चीज एक की एम्बॉडीज बेसिक फिलोसफी और इट इज अ विजन डॉक्यूमेंट, ठीक है, या इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सो ये सब चीजें आप लोग डिस्कस कर सकते हो। अगेन एक पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रीएम्बल इज नथिंग बट प्रीएम्बल जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया था, उसी का रिफ्लेक्शन प्रीएम्बल बनेगा, आगे जाके बनेगा। एंड प्रीएम्बल अगेन एक पॉइंट में नोट अगेन करवा देता हूं जो कि शायद इस नोट्स में नहीं लिखा। प्रीएम्बल ऑल्दो ये फर्स्ट पेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फर्स्ट पेज की तरह पेस्ट किया, बट दिस पीस ऑफ लेजिस्लेशन, सॉरी नॉट लेजिस्लेशन बट दिस इज समथिंग जो कि सबसे लास्ट में आप देखोगे अक्टूबर में जाके प्रीएम्बल पे डिस्कशन, अक्टूबर 1949, नवंबर 1949 में हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्शियली अडॉप्ट कर लिया था। बट आप लोग देखोगे कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है प्रीएम्बल पे डिस्कशन अक्टूबर में जाके स्टार्ट करती है और नवंबर में, उस नवंबर मंथ में 1949 में जब हम लोगों ने अडॉप्ट किया था पार्शियली, सो लास्ट में, सबसे लास्ट में जाकर प्रीएम्बल। सो दिस इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग कि एक ऐसा पन्ना जो कि एनसीईआरटीज के बुक में और कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पन्ना है, उसको सबसे लास्ट में डिस्कस किया था। सो आई होप यू विल हैव क्लैरिटी ऑन कि व्हाट इज दिस प्रीएम्बल। नाउ ये आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। प्रीएम्बल आप देखोगे तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सबसे पहले यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन ने इस प्रीएम्बल के ट्रेडिशन की स्टार्ट, ऑल्दो आज की डेट में सभी ऑलमोस्ट सभी मॉडर्न डेमोक्रेसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है, बट सबसे पहले प्रीएम्बल की जो स्टार्टिंग हुई थी वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हुई थी। सो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल हैज बीन बोरोड फ्रॉम, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ preamble in Indian Constitution you will say has been borrowed from the US Constitution, और US का Constitution भी और US का preamble भी ये इन 3 वर्ड से स्टार्ट होता है, that is the we the people। सो अगर सवाल देखिए यहाँ 3 सवाल फ्रेम हो सकते हैं लास्ट के सेक्शन में, इंडिया इस पर्टिकुलर वीडियो में लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये डिस्कस कर लिया है तो इससे रिलेटेड एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। सो प्रीएम्बल एज अ कॉन्सेप्ट कहां से बोरो किया गया था, तो आप यूएस बताओगे, लेकिन अगर लैंग्वेज बताना हो कि लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल हैज बीन बोरोड फ्रॉम, तो उसका जवाब आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लैंग्वेज डिस्कस किया, सॉरी लैंग्वेज बोरो किया था, जो लैंग्वेज है प्रीएम्बल में वो ऑस्ट्रेलिया से डिस्कस किया था। देन आप देखोगे कि अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है जो प्रेजेंट फॉर्मेट में है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही था, ठीक है। इनिशियली ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमें ऐसा ही प्रीएम्बल दिया, बट इस पे काफ़ी इन लेंथ डिस्कशन हुआ था, काफ़ी पैशनेट डिबेट हुआ था, और कुछ मेंबर्स जो थे लाइक एच.वी. कामत जो कि बहुत रिलीजियस पर्सन थे, बहुत कल्चरल पर्सन थे, उन्होंने प्रपोज किया था कि इंस्टेड ऑफ वी द पीपल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड स्टार्ट फ्रॉम इन द नेम ऑफ द गॉड। देन महावीर त्यागी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने प्रपोज किया था कि नहीं, हम लोग गॉड का वर्ड यूज नहीं कर सकते एंड रादर वी द पीपल भी जो है वो हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो उनका ऑब्जेक्शन इसलिए था कि वी द पीपल, वी आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल। अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कैरेक्टर जानते हो, तो वो उनका इलेक्शन जो था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, एंड दैट्स व्हाई दिस महावीर त्यागी हैड दिस ऑब्जेक्शन कि भाई वी द पीपल जो आप स्टार्ट कर रहे हो प्रीएम्बल को, कि वी द पीपल हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट दिस इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट। तो वी द पीपल आप लोग नहीं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इलेक्टेड है ही नहीं, हमें राइट ही नहीं है कि हम उनकी वॉइस को रिप्रेजेंट, उनकी एस्पिरेशंस को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते। देन ब्रजेश्वर प्रसाद आप देखोगे कि उन्होंने ये बोला था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट और सेक्युलर 2 वर्ड इंसर्ट किए। हालांकि इस स्टेज पे आप देखोगे ब्रजेश्वर प्रसाद की वो सजेशन को नहीं माना जाएगा, बट आप देखोगे फाइनली अगर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में आप जानते हो, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 दैट वाज ब्रॉट बाय मैडम इंदिरा गांधी, तो आप लोग नोटिस करोगे कि 1976 में फाइनली ये जो 2 वर्ड है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर अलोंग विद इंटीग्रिटी, दैट इज 3 वर्ड्स दैट विल बी इंसर्टेड इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो इन तीनों ही उसको सजेशंस को डिस्कार्ड कर दिया गया था, एंड टुडे वी डू हैव प्रीएम्बल इन द प्रेजेंट फॉर्मेट, राइट। सो व्हाट इज दिस प्रीएम्बल, आई होप यू विल हैव क्लैरिटी ऑन। नाउ एक बार प्रीएम्बल को डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट टुकड़ों में हम
लोग तोड़ते हैं और उसके बाद मतलब तोड़ते हैं, शुड नॉट बी टेकन एज अ ऑफेंस, ठीक है। हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड, ये टुकड़े टुकड़े वाला तोड़ते नहीं है, राइट। तो डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग कि भाई ये क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आप देखो ये जो पहला पैरा है दैट इज वी द पीपल। वी द पीपल का क्या मतलब है? सो इट इज टेलिंग यू नो कि इट इज लेटिंग यू नो कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। सो द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द पार्लियामेंट, इट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट वी ऑल द पीपल, वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्राइविंग इट्स पावर, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्राइविंग इट्स अथॉरिटी, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वी द पीपल। देन यहां कुछ वर्ड्स हैं दैट डिस्क्राइब्स यू नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडिया कैसा है या कैसा बनने जा रहा है वो आप इन लाइन, सो इंडिया विल बी सोवरन, इंडिया विल बी सोशलिस्ट, इंडिया विल बी सेक्युलर, इंडिया विल बी a democratic republic. So it is stating, all these words are nothing but it is stating nature of Indian state, ठीक है। देन यहां देखोगे इस प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। सो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये अपने सभी सिटीजन्स को कुछ चीजें देना चाहता है। क्या देना चाहता है? इट वांट्स टू एक्सटेंड जस्टिस देना चाहता है, इट वांट्स टू एक्सटेंड लिबर्टी, इट वांट्स टू एक्सटेंड इक्वालिटी, इट वांट्स टू एक्सटेंड टू ऑल इट्स सिटीजन फ्रेटर्निटी, और इट वांट्स टू प्रमोट अमंग ऑल द सिटीजन्स फ्रेटर्निटी, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू अचीव। देयर आफ्टर यहां डेट आपको दिया गया है किस दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है या प्रीएम्बल जो है ये अडॉप्ट हुआ। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th ऑफ डे ऑफ नवंबर 1949 वी डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोर्स ऑफ अथॉरिटी हम लोग को ऑलरेडी पता चल चुका है, वी द पीपल। अब इन वर्ड्स के हम लोग मतलब समझेंगे और उसके बाद इन वर्ड्स के सबसे पहले हम लोग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट दैट इज सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो समझेंगे। एंड देन वी विल बी शिफ्टिंग आवर गियर टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ जस्टिस। जस्टिस किस तरह की, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। देन लिबर्टी का क्या मीनिंग है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइमरीली ये सब चीजें जो प्रॉमिस प्रीएम्बल कर रहा है कहीं एग्जिस्ट करती हैं क्या, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट एक्सप्लोर करने की कोशिश, या वो आर्टिकल्स वेदर दिस जस्टिस हैज बीन एक्सटेंडेड टू इंडियन सिटीजन दैट is being aimed by the preamble or that is being promised by the preamble has been extended in the fundamental rights section और DPSP और किसी और पोर्शन में। so all these things, so पहले इन सब वर्ड्स के हम लोग मतलब समझते हैं and then we'll be going to the other part. So whole of the preamble, अगर आप लोगों को फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में अगर याद रखने में आसानी होती है तो whole of the preamble can be divided into these section. Primarily मैंने दो सेक्शन में पूरे preamble को डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट सेक्शन में आप लोग देखोगे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। सो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में आप लोग क्या क्या देखने वाले हो, सो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में आप लोग देखोगे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इज कि इट इज और इंडिया इज कि इट हैपन्स टू बी और द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिसेस कि इट विल बी अ सोवरन नेशन। तो सोवरेनिटी का मतलब क्या है ये डिस्कस करेंगे। देन सोशलिस्ट का क्या मतलब है, सेक्युलर का क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑल्दो द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जब हम लोग सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे तभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, बट ब्रीफली इस चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ऑब्जेक्टिव इसका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब शॉर्ट हैंड में जस्टिस किस तरह का, तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, SEP से आपको याद रखना है। देन लिबर्टी किस चीज का, लिबर्टी ऑफ T थॉट, E एक्सप्रेशन, B बिलीफ, F फेथ, W वर्शिप। तो 5 टाइप की आपकी लिबर्टी है। देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दैट इज SNO, ये शॉर्ट फॉर्मेट में। तो जब भी आपको इसका क्या है आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर माइंड में 1 मिनट के लिए इन इमेजेस को देखो। इमेजेस मेरे डालने का सबसे ज्यादा अपने नोट्स में अपने PDF में पर्पस क्या होता है, तो मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग टेक्सचुअल फॉर्मेट में जाने की बजाय आप लोग इस फॉर्मेट में चीजों को एक बार 1 मिनट के लिए एक बार ये पढ़ लो और उसके बाद 1 मिनट के लिए आप लोग आंखें बंद करो और इस इमेज को इम्प्रिंट कर लिया करो अपने माइंड में। और ये अगर इम्प्रिंट हो गया ना तो ये पूरा का जो पूरा शायद हो सकता है ये प्रीएम्बल इस फॉर्मेट में आप लोग भूल जाओ, बट इस फॉर्मेट में आप लोग कभी नहीं भूलने वाले हो। तो इसीलिए जो भी चैप्टर्स मैं बनाता हूं, जो भी इंडियन पॉलिटी की सीरीज ये चल रही है, तो मैं कोशिश करता हूं कि इमेजेस का, इस तरह के फ्लो चार्ट्स का, इस तरह के डायग्राम का मोस्ट ऑफ टाइम यूज करूं। ऑल्दो इट डज टेक हेल लॉट ऑफ टाइम, बट ठीक है, अगर मेरे टाइम लगाने से अगर आप
लोगों का पर्पस या फिर आप लोगों का जो टाइम ड्यूरेशन है याद करने का वो अगर बढ़ जाता है, ठीक है, सो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन कि भाई नहीं ठीक है, अगर मेरे थोड़े से एफर्ट डालने से आप लोगों का टाइम सेव हो रहा है देन इट्स गुड, ठीक है, आई शुड बी पुटिंग ऑन टाइम्स। एक चीज और देखो, सारा का सारा जो डिक्शनरी है, सारी की सारी वोकैबुलरी है वो येलो में है। देयर आर 3 बॉक्सेस दैट आर इन ग्रीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सो यूनिटी नहीं, यूनिटी को हटा दो आप, इंटीग्रिटी। सो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये जो 3 वर्ड है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के या फिर ओरिजिनल प्रीएम्बल के पार्ट नहीं थे। It has been added by 42nd constitutional amendment, so that when we'll be delving into the preamble वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये 3 वर्ड्स इसलिए सेपरेटेड। सो आई होप अभी तक आप लोगों के दिमाग में ये प्रीएम्बल का जो एग्जैक्ट आइडिया है वो आ गया होगा, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग वन बाय वन। सबसे पहले नेचर ऑफ इंडियन स्टेट हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग द ऑब्जेक्टिव्स। सो इन सभी चीजों के एग्जैक्ट मीनिंग जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन या फिर सोवरेनिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। ये इंडियन सेक्युलरिज्म का क्या मॉडल है, इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न मॉडल पे चल रही है या इसका अपना मॉडल है कुछ, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का क्या मतलब है। सो सबसे पहले हम लोग इस वर्ड को समझते हैं, दैट इज सोवरेनिटी। अब ये देखो, ये कुछ एनडीटीवी का एक स्नैपशॉट, आज 25th, टुडे हैपेंस टू बी द day this video is being recorded, today happens to be Christmas day, so happy Christmas day to all of you, right? So आज की ये न्यूज़ है, that is 25th, ये डेट का शायद स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया है, बट ये 25th of December 2020 की न्यूज़ है, जिसमें 7 यूएस लॉ मेकर्स राइट टू माइक पोम्पियो, जो कि अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएस के, ऑल्दो जो बिडेन हैज बीन सिलेक्टेड एंड ही विल हैव हिज ओन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बट 7 यूएस लॉ मेकर राइट टू माइक पोम्पियो ऑन फार्मर ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट इन इंडिया। हमारे यहाँ फार्मर्स का प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, राइट। सो सबसे पहले आप ये देखो, जब ये फार्मर का प्रोटेस्ट हमारा इंटरनल मुद्दा है, राइट, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे किसी भी इशू को हमेशा बहुत उससे, जब भी कोई फॉरेन लीडर, थोड़े दिनों पहले कनाडा के लीडर, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी इस चीज का मुद्दा उठाया था। अब आप सोचने की मतलब, ऑल्दो आप सभी का ग्रेजुएट हो, आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया होगा और आप सभी लोग इस चीज पे प्रोटेस्ट करोगे कि भाई ये हमारा इंटरनल मुद्दा है, हमारे देश का मुद्दा है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज को, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी पार्लियामेंट कोई ऐसी लॉ पास कर रही है जिसमें किसी भी स्टेक होल्डर को, किसी भी ग्रुप को, किसी भी एनजीओ को, किसी भी इंडिविजुअल को भी अगर प्रोटेस्ट करना है, सो वी डू हैव बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, एंड उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन में वी डू हैव एवरी राइट टू प्रोटेस्ट अबाउट दैट लॉ दैट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट और असेंबली, दैट राइट हैज बीन एक्सटेंडेड। बट क्या ये राइट हम लोग बाहर वालों को भी एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? कोई फॉरेन कंट्री अगर चाहे कि इंडिया के इंटरनल मुद्दों में टांग अड़ाने की, तो क्या ये राइट हम लोग उन्हें अलाउ कर सकते हैं क्या? ठीक है, जस्ट बिकॉज कि वी हैपन टू बी, वी आर लिविंग नॉट ओनली इनटू द पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है, मतलब किसी को भी राइट वैसे होना चाहिए कि भाई किसी को अगर गलत लगता है किसी दूसरी कंट्री में, तो वी शुड बी ऑन मोरल ग्राउंड्स, वी शुड बी रेजिंग द वॉइस, राइट। सो मोरालिटी, लेकिन हम लोग एक पॉलिटिकल बाउंड्री में रह रहे हैं, राइट। आप यूएसए में रह के अगर हम लोग वहां के मुद्दों को छेड़ने लगे तो एज अ पॉलिटिकल स्टेट, ठीक है, तो माय पॉइंट इज कि ये सब चीजें ठीक नहीं है, ये सब चीजें इंटरनल मुद्दा है। और क्या इन सब चीजों का ये इंटरनल जो भी ये जो बाहरी फोर्सेज हैं या बाहर के कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स या उनके प्राइम मिनिस्टर, अगर इंडियन एंटी-सीएए लॉ है तो वहां कुछ मुस्लिम्स कंट्री है या अरेबियन कंट्रीज हैं, वो एंटी-सीएए लॉ पे काफ़ी वोकल थी। पाकिस्तान जब सीए आया था, बांग्लादेश ने भी रजिस्टर किया था अपना प्रोटेस्ट कि भाई ये सीए जो लॉ लाए हो, तो ठीक है, विद इन कंट्री वी कैन गिव टू एवरी सिटीजन एवरी राइट, बट बाहर वाली कंट्री जब इस तरह के इशूज़ पे जब अपना वॉइस या अपना कंसर्न रेज करती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर इंडिया स्लैम्स रिमार्क एज इल इन्फॉर्म्ड और अनवारंटेड। एनी अदर कंट्री, एनी अदर फॉरेन डिग्नेटरी कैन नॉट बी गिवन दिस राइट कि वो इंडिया के इंटरनल मामलों में कोई किसी तरह के, आप किसी भी कंट्री के, इवन इंडिया शुड नॉट बी इंटरवीनिंग इन द इंटरनल मैटर्स। ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट्स वगैरह का इतना ज़्यादा अगर वायलेशन होने लगा, कोई स्टेट जो है वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैथेटिकली परफॉर्म कर रही है, तो ऑफ कोर्स ऑन मोरल ग्राउंड एवरी इंडिविजुअल, लेट अलोन दिस नेशंस और नेशनल गवर्नमेंट, एवरी इंडिविजुअल डज हैव राइट, बट टू अ सर्टन डिग्री, जब हम एक पॉलिटिकल स्टेट में पॉलिटिकल बाउंड्री में रह रहे हैं, तो टू अ सर्टन डिग्री वी विल हैव टू बिलीव कि भाई नहीं, वहाँ एक गवर्नमेंट है, वहाँ एक पॉलिटी है, लेट अस अलाउ देम टू डील विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। सो एक अब हम लोग ड्राइव करते हैं कि सोवरेनिटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सो सोवरेनिटी, एक नेशन तभी
कहा जाएगा जब वहां एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी इन कंडक्टिंग द स्टेट अफेयर, वो स्टेट या वो नेशन अगर अपने डिसीजंस लेने के लिए इंडिपेंडेंटली फ्री है तभी वो नेशन सोवरन कहलाएगा। तो इन टूडेज एज क्या इंडिया एक सोवरन नेशन है? द आंसर इज यस। हम लोग ऑफ कोर्स हो सकता है 1947 से पहले आप देखो 15 अगस्त 1947 से पहले हम लोग क्या थे, हमारा पॉलिटिकल स्टेटस, आज तो सोवरेनिटी है, आज तो हम लोग अपने आप अपने नेशन को सोवरन कह सकते हैं बिकॉज एक्सटर्नल पुल्स एंड प्रेशर का हमारे पे कोई असर, कितना भी स्टेटमेंट यूएस डज नॉट मैटर हाउ पावरफुल नेशन बिकम्स, या चाइना डज नॉट मैटर उसके ओपिनियन कश्मीर इशूज के बारे में क्या है या पाकिस्तान के बारे में क्या है, वी टेक आवर डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। ठीक है, हम लोगों को किसी नेशन के उस पे ओपिनियन पे रिलाई नहीं करना पड़ता, राइट। सो 15 अगस्त 1947 से पहले दिस वाज नॉट द सिचुएशन। ब्रिटिशर्स की हम कॉलोनी थे पॉलिटिकल लेवल पे, और वो हमारे डिसीजन जो भी एक्ट्स वगैरह पास करना है इट वाज बीइंग पास्ड बाय दोज ब्रिटिशर्स। सो पहले हमारा स्टेटस जो है पॉलिटिकल स्टेटस इट वाज कॉलोनी। इवन अंटिल 1950 अगर आप नोटिस करो तो 1947 को हम लोग, बहुत सारे लोगों को एक क्लैरिटी नहीं है पॉलिटिकल स्टेटस का, तो 1947 को हम लोग कहते हैं आजाद हो गए कंप्लीटली, बट स्टिल यू वर नॉट सोवरन। वी वर बीइंग रूल्ड बाय विच लॉ? दैट इज Government of India Act 1935, right? We were being ruled by what? India Independence Act 1947. So आप लोग तब भी सोवरन नहीं थे। आपको कंप्लीट सोवरेनिटी, पॉलिटिकल लेवल पे जो सोवरेनिटी कंप्लीट मिलती है वो तभी मिलती है जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली एनफोर्स हो जाता है, दैट इज 26 जनवरी 1950। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीटली एनफोर्स हो जाता है, उस बीच में 1947 से 1950 के बीच में व्हाट वाज आवर पॉलिटिकल स्टेटस? सो आवर पॉलिटिकल स्टेटस वाज कि वी वर डोमिनियन। हमारा जो स्टेटस, पाकिस्तान का तो रादर डोमिनियन स्टेटस आप नोटिस करोगे, हमारा तो डोमिनियन स्टेटस 1950 में खत्म हो गया था, बट पाकिस्तान का डोमिनियन स्टेटस आप देखोगे तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमसे बहुत बाद में खत्म किया है, दैट इज 1956 में जाके उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंप्लीट किया है। तो पाकिस्तान रिमेन्ड विद द डोमिनियन स्टेटस अंटिल 1956। ठीक है, तो 1950 के बाद हम लोग कंप्लीटली सोवरन नेशन हो गए थे। अब कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कॉमनवेल्थ नेशंस के साथ अपना कंटिन्यूएशन चालू रखा था, इवन आफ्टर वी हैड आवर कॉन्स्टिट्यूशन और इवन आफ्टर वी बिकेम इंडिपेंडेंट, तो क्या उसने इरोड किया क्या हमारी सोवरेनिटी को? द आंसर इज नो। कॉमनवेल्थ नेशंस के साथ एसोसिएशन कभी भी हमारी सोवरेनिटी को इंपैक्ट नहीं करता। अगला सवाल ये पूछा जाता है, या फिर यू शुड बी रेजिंग, कि इन द एज ऑफ दिस ग्लोबल विलेजेस, जहां यूनाइटेड नेशंस है, जहां बहुत सारे ट्रेड डील्स करते हैं, बहुत सारे फॉर्म लॉ जो हम लोग लाते हैं, बहुत सारी, कई बार आप लोगों ने देखा, अगर इकोनॉमी आप लोग सही से पढ़ रहे हो तो कई बार आप लोगों ने देखा हो WTO सैंक्शंस लगाता है। किस तरह के सैंक्शन? कि अगर हम लोग फार्मर्स को इस तरह की एक लेवल से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स एंड दैट येलो बॉक्स वाली सब्सिडी आप लोगों ने पढ़ी होगी, राइट, इकोनॉमिक्स में। तो इन तरह की सब्सिडी इस लिमिट से आप ज़्यादा नहीं दे सकते। या फिर बहुत जगह है जब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कई बार होता है, सपोज कई बार एलिगेशन लगते हैं कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन या फिर नागालैंड में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, तो उसमें यूएन की बॉडी इंडिया को कई बार स्लैम करती है, सजेस्ट करती है। कई बार हमें अपनी पॉलिसी जो है वो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस में आके डिज़ाइन भी करनी पड़ती है उस हिसाब से। ठीक है, तो इन दिस एज ऑफ द क्वेश्चन दैट इज बीइंग रेज्ड इज कि डज दिस इन दिस एज ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, जहां बहुत सारी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है, WTO है, IMF है, और अदर 1991 में आप देखो जब हम लोगों ने IMF से कुछ उधार लिया था, सो दैट उधार वाज बेस्ड ऑन कुछ कंडीशंस के साथ आई थी। हमें करेंसी का डिवैल्यूएशन करना पड़ा था, बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को शेप अप करना पड़ा था, अलाइन करना पड़ा था IMF के डायरेक्शंस पे, बहुत सारी डीरेगुलेशंस करनी पड़ी थी। सो इन दिस एज ऑफ, माय पॉइंट इज कि इन दिस एज ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, व्हेन वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेजेस एंड बीइंग रेगुलेटेड बाय दीज काइंड ऑफ मल्टीलेटरल, और आवर लेजिस्लेशंस आर बीइंग रेगुलेटेड ऑन द डायरेक्शन, और एटलीस्ट कुछ इन्फ्लुएंस तो आता ही है। तो क्या हम लोग अपने आप को सोवरेनिटी की अल्टीमेटली डेफिनेशन क्या है? कि अ स्टेट शुड बी एबल टू टेक इट्स ओन इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो इन दिस एज ऑफ, सो ये कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया कि मल्टीलेटरलिज्म में जब आपके लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट जो कि सोवरन बॉडी है कंप्लीटली, वो उसके लेजिस्लेशन, वो जो लेजिस्लेशंस बना रही है, अगर इस तरह के पुल्स एंड प्रेशंस में लेजिस्लेशंस बनाए जा रहे हैं, सो आर वी रियली सोवरन? द आंसर इज स्टिल यस।
देखो जब भी ये सवाल ठीक है आपका जायज़ है कि कई बार यूएन का प्रेशर होता है, कई बार अलग अलग ट्रेड डील्स जो हम करते हैं उसकी वजह से हमें सबमिट करना पड़ता है, बट ऑल दीज थिंग्स आर अल्टीमेटली व्हाट, फॉर आवर ओन नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हमें नहीं आरसीईपी की डील हमें नहीं, हम लोगों को लग रहा था चाहे डज नॉट मैटर कि हमारा अलाई जापान बहुत अच्छा अलाई है, ऑस्ट्रेलिया हमारा बहुत अच्छा अलाई है, डज नॉट मैटर जापान और ऑस्ट्रेलिया ने कितना रिक्वेस्ट किया, बट आरसीईपी हमें लग रहा था कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, वी डिड नॉट ज्वाइन देम। ठीक है, सो ऑल द मल्टीलेटरल डील या ऑल द हम लोग यूएन के, अमेरिका निकल गया ना बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस से, यूएन के अंदर जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, यूएस निकल चुका है। ठीक है, उसको जब नहीं लगा, सिमिलरली इंडिया को भी जब लगेगा कि भाई आईएमएफ से कॉस्ट बेनिफिट जो आ रहा है हमें नुकसान ज्यादा और आईएमएफ से हम लोग नहीं मेंबर रहेंगे, जिस दिन हमें यूएन का लगेगा यूएन अननेसेसरली बायस्ड हो रहा है, इजराइल निकल गया, अगेन यूएस भी कई इंस्टीट्यूशन से निकल चुका है, तो हम बोल एज लॉन्ग एज दीज इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशन इज बेनिफिटिंग अस, हम लोग थोड़ा सा इन्फ्लुएंस मान रहे हैं, सो दैट डज नॉट, अगेन द आंसर इज कि एसोसिएशन विद एनी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन डज नॉट इरोड आवर सोवरेनिटी, वी स्टिल हैपन टू बी सोवरन नेशन। सो पहला वर्ड जो आपका था कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, दैट इज सोवरेनिटी, कि वी आर अ सोवरन नेशन, पहला जो सोवरेनिटी थी दैट हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द सेकंड, टू अंडरस्टैंड द सेकंड वर्ड एंड दैट इज सोशलिस्ट। सो सोशलिस्ट क्या है या सोशलिज्म क्या? तो सबसे पहले इवन बिफोर डिस्कसिंग दिस व्हाट इज दिस सोशलिस्ट वर्ड इन प्रीएम्बल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सोशलिस्ट वर्ड, लेट अस डिस्कस कि दो मॉडल, दो चीजें क्या है, दैट इज कैपिटलिज्म पहले समझते हैं और उसके बाद कम्युनिज्म समझेंगे एंड देन वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस सोशलिज्म। सो व्हाट इज दिस कैपिटलिज्म, अगर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो इस साइड कैपिटलिज्म, सो सबसे पहले तो लेट मी टेल यू कि कैपिटलिज्म इज नॉट अ पॉलिटिकल फिलोसफी, कैपिटलिज्म इज अ इकोनॉमिक फिलोसफी। अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग, ऑल्दो कम्युनिज्म जब डिस्कस करेंगे वहां मैं डिफरेंस बताऊंगा। कम्युनिज्म जो है वो पॉलिटिकल फिलोसफी है, बट कैपिटलिज्म पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं है, एक इकोनॉमिक फिलोसफी है। कैपिटलिज्म किस चीज की बात करता है? तो कैपिटलिज्म आप देखोगे, कैपिटलिज्म एक फिलोसफी है जो कि अपील करती है कि भाई मार्केट, गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन मार्केट में होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। गवर्नमेंट का रोल सिर्फ रेगुलेशन का होना चाहिए कि किसी के साथ ना तो कंज्यूमर के साथ कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन हो, ना इंडस्ट्रियलिस्ट का कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन हो। आप रेगुलेट करो, लेकिन वो रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट को, मतलब मैं बता रहा हूँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, चाहे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो या फिर किसी तरह से गवर्नमेंट हो, उनका जॉब कैपिटलिज्म एक्सपेक्ट करता है कि सिर्फ रेगुलेशन तक है, एक्सेसिव इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेट द मार्केट फोर्सेस, दैट इज मार्केट फोर्सेस ऑफ, अगेन मैं इकोनॉमी में एंटर कर रहा हूं, लेट द मार्केट, दैट इज व्हाट कैपिटलिज्म टॉक्स अबाउट, कि लेट द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड्स द रेट रादर देन हे गवर्नमेंट, जो कि हमारे यहाँ काफी टाइम तक हुआ है कि रादर देन हे गवर्नमेंट यू डिसाइडिंग द प्राइसेस, यू डिसाइडिंग द सप्लाई एंड डिमांड, के किसी तरह का कितनी सप्लाई होनी चाहिए मार्केट में, कितना डिमांड। सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड नॉट टू डील, यू सिट देयर, यू सिट इन द साइड, सी कि किसी का ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, आप रेगुलेशन, एक बेसिक रेगुलेशन बना दो और उसके बाद इन इंडस्ट्रियलिस्ट और इन कंज्यूमर को डिसाइड कर दो, डिमांड ज्यादा होगी कॉस्ट हाई होगी, डिमांड कम होगी कॉस्ट लो होगा। तो लेट दिस मार्केट फोर्सेज ऑपरेट, राइट, दैट इज व्हाट दिस कैपिटलिज्म टॉक्स अबाउट। ठीक है, ये मोस्टली जो है कैपिटलिज्म डेमोक्रेटिक पॉलिटी में ही सर्वाइव करती है, ऑल्दो इन अदर फॉर्म ऑफ पॉलिटी एज वेल इट कैन सर्वाइव, बट मोस्टली चांसेस जो होंगे इसके सर्वाइवल के डेमोक्रेटिक पॉलिटी में होंगे। इकोनॉमी प्योरली ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई, मिनिमल गवर्नमेंट, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, एंड इसमें आप देखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा, कुछ ही परसेंटेज लोगों के पास बहुत ज्यादा वेल्थ हो जाएगा। दैट इज हैपनिंग इन यूएसए, दैट इज टू सम एक्सटेंट आल्सो हैपनिंग इन इंडिया एज वेल, इन अ नेशन लाइक जहां मार्केट फोर्सेस को अपने आप ऑपरेट करने के लिए छोड़ दिया गया। अब कैपिटलिज्म का जब राइज हो रहा था तो उसमें देखोगे जब कैपिटलिज्म और जो लेबर क्लास है उसका एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज यहां देख रहे हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा और इनइक्वल, तो कैपिटलिज्म जब अपने हाइट पे पहुंच रही थी तो उस टाइम कम्युनिज्म का जोर आया। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कॉल दिया कि ये कैपिटलिज्म जो है ये एक्सप्लॉयटेशन का इकोनॉमिक सिस्टम है और हमारे लिए लेबर क्लास की या फिर नीचे वाले क्लास की
अगर सुरक्षा, उनको प्रोटेक्शन देना है तो आपको कुछ इस तरह का फिलॉसफी कार्ल मार्क्स ने दिया, फिलॉसफी कम्युनिज्म का। बट कम्युनिज्म का रास्ता डायरेक्ट कैपिटलिज्म से नहीं ट्रेवल कर सकता था, तो बीच में सोशलिज्म उन्होंने डाला और उसके बाद उन्होंने बोला कि कम्युनिज्म पे हम जाएंगे। कम्युनिज्म, अगेन आई एम पॉइंटिंग आउट कि कम्युनिज्म हैपेंस टू बी अ पॉलिटिकल फिलॉसफी। कैपिटलिज्म वाज अ इकोनॉमिक फिलॉसफी व्हिच कैन वेल थ्राइव इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, बट कम्युनिज्म पहले एज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये थ्राइव नहीं कर सकता। सो व्हाट इज दिस कम्युनिज्म? कम्युनिज्म आप देखोगे सो इट टॉक्स अबाउट क्रिएशन ऑफ क्लासलेस एंड मनीलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। ठीक है, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इन्होंने कहा जो कम्युनिज्म जो अपील करती है, जब पॉलिटिकल फिलॉसफी कम्युनिज्म अपील करती है कि भाई कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी भी बंदे के पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी। ऑल दीज प्रॉपर्टी विल बी अंडरटेकन बाय अ अथॉरिटेरियन रिजीम। एक रिजीम जो कि एक ऐसा बंदा या फिर एक ऐसा सिस्टम जो कि सभी लोगों का भला सोचती हो, सभी वो रिजीम बनाएगी, वो गवर्नमेंट बनाएगी और सभी लोगों की प्रॉपर्टी अपने कंट्रोल में, एक सेंट्रल अथॉरिटी एज अ सेंट्रल अथॉरिटी एक्ट करेगी और सभी प्रॉपर्टी अपने कंट्रोल में ले लेगी। अब सभी बाकी के जो बचे लोग हैं वो काम करेंगे, जो जिसकी जो कैपेसिटी, जिसको कारपेंट्री आती है कारपेंट्री, जो इलेक्ट्रीशियन है इलेक्ट्रीशियन, जो एजुकेटर है वो एजुकेटर, जो भी जिसका भी जो रोल है या जो चीज़ें आता है स्किल के, अपने स्किल के अकॉर्डिंग अपना मैक्सिमम देंगे और उसके बाद उस सेंट्रल अथॉरिटी का ये जॉब होगा कि बेस्ड ऑन नीड्स, नॉट बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन। अगर मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हूं तो ये नहीं होगा कि मुझे करोड़ों दे दिए जाएंगे, मुझे नहीं, बेस्ड ऑन द बेसिक रिक्वायरमेंट इट इज दैट सेंट्रल अथॉरिटी दैट विल बी डिसाइडेड कि मुझे कितना मिलना चाहिए, एक कारपेंटर को कितना मिलना चाहिए, एक लेबर को कितना मिलना चाहिए या फिर एक इलेक्ट्रीशियन को कितना मिलना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल ओवर मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ अथॉरिटेरियन पॉलिटी। सो यहां डेमोक्रेटिक पॉलिटी थी, यहां क्या है, अथॉरिटेरियन पॉलिटी है। अब देखोगे कैपिटलिज्म के टाइम में इस फिलॉसफी को दिया जा रहा है। कम्युनिज्म के जब कैपिटलिज्म जो है अपने हाइट पे थी, अपने पिनेकल पे थी, तब कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म की फिलॉसफी दी थी कि भाई एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करो, एक ऐसे स्टेट का, ऑल्दो इट इज टॉकिंग अबाउट स्टेटलेस सोसाइटी। ठीक है, कोई स्टेट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बट स्टेट का कंट्रोल क्या, जब अथॉरिटेरियन पॉलिटी है तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो एक ऐसी विजनिंग की कार्ल मार्क्स ने, लेकिन वो भी जानते थे कि डायरेक्ट जो कैपिटलिज्म का रास्ता है और कम्युनिज्म तक जो जाएगा वो एकदम से ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक रेडिकल शिफ्ट आप अपील कर रहे हो, एक रेडिकल एकेडमिक आर्टिकल आप लिख रहे हो। ठीक है, डेमोक्रेटिक जमाने में ये पॉसिबल नहीं है कि एकदम से तो उन्होंने रास्ता निकाला कि पहले हम लोग ऐसा करते हैं, पहले हम लोगों को या फिर पॉलिटिकल अलग अलग नेशंस को एकदम एक्सट्रीम पे नहीं ले जाते हैं, हम लोग कैपिटलिज्म से उनका रास्ता सोशलिज्म पे ले जाते हैं और उसके बाद हम लोग इनको कम्युनिज्म के लिए इंस्पायर करेंगे, कम्युनिज्म तक ले जाएंगे। तो व्हाट इज दिस सोशलिज्म अबाउट? सोशलिज्म में देखो कुछ नहीं है, सोशलिज्म में कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो कंबाइन करके एक मॉडल बना दिया गया एंड दैट मॉडल हैज बीन डिस्क्राइब्ड कि ये सोशलिज्म है। अब सोशलिज्म देखो तो इसमें देखो मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, यहाँ क्या था आपका कम्युनिज्म में अथॉरिटेरियन रिजीम था। अथॉरिटेरियन रिजीम को हटा के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ले आए यहाँ आपके सोशलिज्म में। सो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ था, वो आपका कैपिटलिज्म में था। तो एक एलिमेंट इसका सोशलिज्म में क्या किया, गवर्नमेंट वाला या गवर्नेंस का सिस्टम कैपिटलिज्म वाला लाए और जो मींस ऑफ प्रोडक्शन जो कि अंडर किसके अंडर, अगेन एक सेंट्रल रिजीम के अंदर जा रही है। बट इस टाइम सोशलिज्म में सेंट्रल रिजीम जो है वो अथॉरिटेरियन नहीं है जो कि कम्युनिज्म में था। राइट, सो ये दोनों के अच्छे अच्छे एलिमेंट्स को उठाया और एक साथ रख दिया। वर्कर्स कंट्रीब्यूट, अब इसमें कम्युनिज्म में क्या था कि जो भी काम करने वाला, एक एजुकेटर है, एक फैकल्टी है, एक इलेक्ट्रीशियन है, एक प्लम्बर है, वो काम कर रहा था टू मोस्ट ऑफ हिज और हर एबिलिटी, बट उसको पैसा या तनख्वाह या रिन्यूमरेशन जो मिल रहा था वो सेंट्रल, वो अथॉरिटेरियन रिजीम डिसाइड कर रही थी। बट यहाँ जो है जितना काम करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट एंड इट इज अ प्रिकर्सर टू कम्युनिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैपिटलिज्म से सीधा कम्युनिज्म पे जाना पॉसिबल नहीं था। अकेडमिशियन, राइटर्स डज नॉट मैटर या फिर फिलोसोफर कार्ल मार्क्स जैसे वो भी जानते थे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड दैट्स वाई उन्होंने कहा कि पहले हम लोग कैपिटलिज्म से लोगों को या गवर्नमेंट को सोशलिज्म के लिए इंस्पायर करते हैं एंड वंस दे हैव टर्न्ड देयर पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम इनटू
व्हाट यू कॉल सोशलिज्म, देन उनको बहला फुसला के कम्युनिज्म की तरफ ले जाएंगे। ऑल्दो एज अ कॉन्सेप्ट, सी कम्युनिज्म से कोई मेरी ज़्यादा शिकायतें नहीं है, एज अ कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप देखो कई बार क्या होता है, कई बार क्या मोस्ट ऑफ स्टेट जो कि कम्युनिज्म के रास्ते पे हैं, वहाँ जो सेंट्रल अथॉरिटी है, देखो ये जो अथॉरिटेरियन रिजीम है, ये फिलोसफी के अकॉर्डिंग, बुकिश चीज़ों के अकॉर्डिंग या एकेडमिक लेवल पे देखो तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कॉन्सेप्ट कि भाई स्टेट नहीं है, मनीलेस सोसाइटी है, कोई क्लासलेस सोसाइटी है, बहुत अच्छी, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बट प्रैक्टिकल लेवल पे क्या होता है, जो अथॉरिटेरियन रिजीम, जो बंदा सेंट्रल अथॉरिटी है, वो खुद करप्ट हो जाता है और जो पैसे का फ्लो है, जो लोगों के पास जो जाना चाहिए, वो नहीं हो पाता। एट द एंड ऑफ डे इट इज़ द पीपल ऑफ दैट नेशन, इट इज़ द पीपल जो कि उस पॉलिटिकल सिस्टम में रह रहे हैं, जो लोअर स्ट्रेटा पे रह रहे हैं, वो सफ़र करते हैं, जो अपर इलीट है इस सिस्टम में भी इंजॉय करने जा रहा है, एंड दैट्स वाई। तो यही चीज़ है, यही डिफरेंस है। और यहाँ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी, कम्युनिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी भी डिमोलिश करने जा रहे हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इंडिया में जो सोशलिज्म, द पॉइंट, ये सब बताने की आपको क्यों ज़रूरत थी, ये सब बताने की ज़रूरत इसलिए थी कि इंडियन प्रीएम्बल में एक सोशलिस्ट वर्ड का यूज किया गया है। तो सोशलिज्म क्या होता है, आई होप आपको पता लग गया होगा। बट इंडिया में इस तरह की सोशलिज्म नहीं है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। ऑल्दो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे बहुत सारे मीन्स ऑफ, बीट कोल, बीट पेट्रोलियम, बहुत सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, स्टील, ठीक है, उन सब पे सेंट्रल इलेक्टेड, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था, उनका कंट्रोल था। बट अब डीरेगुलेशन का जमाना आ गया है। सो द काइंड ऑफ इकोनॉमी, अगेन ये सोशलिज्म भी जो है, ये कहीं ना कहीं एक सोशियो इकोनॉमिक, ये क्या था आपका कम्युनिज्म, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी थी। ये कैपिटलिज्म क्या था, ये आपका इकोनॉमिक फिलॉसफी थी। सोशलिज्म क्या है, ये पॉलिटिको इकोनॉमिक फिलॉसफी है, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक पॉलिटी की बात, सॉरी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो कि इंडिया में प्रिवेल कर रहा है, इंडिया में इस फॉर्म ऑफ सोशलिज्म नहीं है, ये फॉर्म ऑफ सोशलिज्म नहीं है। व्हाट वी डू हैव इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में देखो, डेमोक्रेटिक, लेट मी हैव द इरेजर, लेट मी इरेज ऑल दीज थिंग्स एंड देयर आफ्टर वी विल बी हैविंग, जस्ट अ मोमेंट। सो इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होगा, जो कि गांधी ने भी ओपाइन किया था और फिर फाइनली नेहरू ने भी रखा उस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में आप देखोगे कि ऑफ कोर्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बट जो इकोनॉमी होगी वो मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी होगी। यहाँ ये नहीं है कि कंप्लीट सेंट्रल कंट्रोल होगा, कंप्लीट जो गवर्नमेंट हमने इलेक्ट की है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका कंट्रोल होगा कंप्लीटली ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। नो, यू विल नोटिस कि प्राइवेट सेक्टर का भी एग्जिस्टेंस होगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो एरियाज है उस पे, जो कि रीजनल इंबैलेंसेस को ठीक करने के लिए, जो कि पुअर की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, उन सब एरियाज में आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, आज के रेट में तो इतने सालों बाद 2020 में आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे एरियाज से, रेलवेज, एयरपोर्ट तक से, एयरपोर्ट जो कि इल्जाम लग रहे हैं कि हम लोग अदानी को दे रहे हैं, या फिर ये डीरेगुलेशन, दैट इज पार्ट ऑफ डीरेगुलेशन, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट। सो मिक्स्ड इकोनॉमी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में एनविजन की गई कि प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहेगी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट विल हैव कंट्रोल ओवर सर्टेन रिसोर्सेज, बट प्राइवेट सेक्टर विल बी गिवन अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी टू ऑपरेट, एंड इट इज दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म दैट वी डू हैव इन आर कंट्री, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ओपाइन की और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने सोचा कि भाई इस तरह की सोशलिज्म हमारे यहाँ, हमारे पास ये वाला जो सोशलिज्म है वो नहीं रहेगा हमारे पास, मतलब एज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं, हम लोग पुअर की लाइफ को, ये भी जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी है जो हम रखने जा रहे हैं, वो किस लिए, क्योंकि पुअर की लाइफ की, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो पुअर, वो अपने प्रॉफिट मोटिव से चलता है, एंड दैट्स वाई टू अ सर्टेन डिग्री ओवर सर्टेन एरिया जो कि कॉमन लोगों की लाइफ को इंपैक्ट करने वाली है, ओवर दोज एरियाज गवर्नमेंट वाज अलाउड कि आप अपना कंट्रोल रखो। सो आई होप कैपिटलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है, यू विल हैव क्लैरिटी ऑन। नाउ वी आर मूविंग ऑन दैट वर्ड, द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट वर्ड कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन प्रीएम्बल में जो सोशलिस्ट है
वो क्या है। तो सोशलिज्म आपको समझ में आ गया होगा। सोशलिस्ट जो वर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट विल बी एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976 अलॉन्ग विद द वर्ड सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, राइट। सो ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार, ये चीज़ हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं कि ब्रजेश्वर प्रसाद हु वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर, उसने इन दो वर्ड्स को, दैट इज सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को ऑलरेडी अपील किया हुआ था कि इन दो वर्ड्स को आप कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करो, बट उस टाइम ये चीजें ऐड नहीं हो पाई। अब सवाल ये उठता है कि अगर सोशलिज्म या सोशलिस्ट जो वर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में मैडम गांधी अगर यूज करती हैं या फिर इंसर्ट करवाती हैं थ्रू दिस अमेंडमेंट, तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया एज अ स्टेट सोशलिस्ट 1976 तक नहीं था? क्या हम कैपिटलिस्ट थे? द आंसर इज नो, वी वर नॉट कैपिटलिस्ट। अगर आप लोग एक्ट्स वगैरह कुछ काम देखो इंडियन गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के या पार्लियामेंट के, जो पार्लियामेंट ने एक्ट्स पास किए या लोगों की लाइफ्स इंप्रूव, सोशलिज्म अल्टीमेटली जो एज अ इकोनॉमिक फिलोसफी, पॉलिटिको इकोनॉमिक फिलोसफी, सोशलिज्म क्या है? एट द एंड ऑफ डे इट इज टॉकिंग अबाउट इंप्रूविंग द लाइफ्स ऑफ द पुअर, राइट, जो कि लोअर स्ट्रेटा पे है। तो आप देखो, क्या ऐसे काम इंडियन गवर्नमेंट ने 1976 से उस अमेंडमेंट के बाद ही शुरू किए जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट वर्ड? द आंसर इज नो। अगर कुछ चीजें देखो, लैंड सीलिंग एक्ट 1951 में आ गया था, राइट। सो लैंड सीलिंग एक्ट जो है वो अल्टीमेटली उसका पर्पस क्या था कि भाई कुछ गिने चुने जमींदारों के पास जो ये सारी की सारी वो जमीन थी, और वहां जो ये जो नॉर्मल किसान थे वो एक लेबर की तरह काम कर रहे हैं। सो लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया कि पर्टिकुलर जमींदार के पास एक सीलिंग के बियॉन्ड, एक लिमिट के बियॉन्ड लैंड नहीं रहेगी, वो गवर्नमेंट ले लेगी और गवर्नमेंट अल्टीमेटली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अमंग दोज पुअर फार्मर्स। सो लैंड सीलिंग एक्ट इज नथिंग, इसका भी इंटेंशन वही है जो कि सोशलिज्म का गोल है, राइट। देन आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 देखो, तो इसके प्रोविजन आपको इकोनॉमिक्स में, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, अगर इकोनॉमी जब रमेश सिंह आप लोग पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है 1948 और 1956 का आप देखोगे तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा, जो जो प्रोविजंस हैं वो लेबर राइट्स की बात करता है, लेबर्स को, और कंपनीज ऐसी जगह पे, ऐसी कंपनीज को या ऐसे लोकेशंस को प्रमोट किया गया जहां कंपनीज जनरली या प्राइवेट सेक्टर जनरली इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है, बट वहां उनको ऐसे ऐसे कंसेशंस दी गई कि आपका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रीजनल इम्बैलेंसेज जो थे, शहरों में तो सभी कंपनीज लगाना नहीं चाहती, बट गाँव में आप लगाओ तब फायदा, तब एम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि वहां की लोगों की लाइफ इंप्रूव होगी, ठीक है। देन सॉरी, देन आप देखोगे डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिक सेक्टर पीएसयूज जो लगाए गए, उनका अल्टीमेट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, पीएसयूज का एस्टेब्लिशमेंट का पर्पस क्या था? ताकि जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। प्राइवेट सेक्टर अगेन स्किल के बेसिस पे देता, लेकिन यहाँ पीएसयूज आपके लगाए गए। देन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट्स जो, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, एमआरटीपी एक्ट अगेन मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई गई, ठीक है। बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया 1969 में, 1980 में, ठीक है। ये सब इकोनॉमी के पार्ट है। आर्टिकल 39 बी एंड सी जब आप देखोगे, जो कि जेंडर इक्वालिटी की बात करता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने की बात करता है। डीपीएसपी जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप जानोगे। तो ये सब चीजें अल्टीमेटली किस गोल को अचीव करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन पार्लियामेंट ने की? ये सोशलिस्ट गोल, सोशलिज्म का जो गोल है अचीव करना, वो उसके लिए। तो ये जो सवाल मैंने उठाया, जो क्वेश्चन रेज किया कि भाई सोशलिज्म या सोशलिस्ट जो वर्ड है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड किया गया, क्या उससे पहले हम लोग? नो, वी वर टोटली सोशलिस्ट इन कैरेक्टर, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ नेशन एज वेल, वी वर ट्रूली सोशलिस्ट, इज जस्ट कि इट वाज एक्सप्रेसेडली प्रोवाइडेड, दिस वर्ड वाज एक्सप्रेसेडली इंसर्टेड इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय दिस अमेंडमेंट। और उस तरह का अगर आपको समझना है कि 1976 में ये चीजें, तो इमरजेंसी का आपको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आपको उस टाइम के समझना होगा कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही ये सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड क्यों। तो मैडम गांधी का टाइम, ऑल्दो आई शुड नॉट बी एंटरिंग इनटू दिस पॉलिटिक्स एंगल, बट मॉडर्न इंडिया का जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ऑलरेडी आपका यूपीएससी का पार्ट है, तो आपको ये समझने के लिए एनालिसिस में हेल्प करेगी। लेट मी हेल्प यू हियर। तो मैडम गांधी का टाइम चल रहा था, कांग्रेस का पार्टीशन हो चुका था, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई। मैडम को अपना ब्रांड चमकाना था मैडम गांधी को, तो गरीबी हटाओ, रोटी कपड़ा मकान, इस तरह के चीजें। तो अपना इमेज जो रीब्रांडिंग मैडम गांधी कर रही थी, अपने आप को
पुअर्स का मास लीडर कर रही थी ये रीब्रांडिंग, ठीक है। तो इसलिए ये जो वर्ड है एक्सप्रेसिडली, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये वर्ड्स ऑलरेडी या फिर इसका एसेंस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी थ्रू दीज आर्टिकल्स और थ्रू दीज स्टैंड्स दैट इज बीइंग अंडरटेकन और थ्रू द वेरियस एक्ट दैट इज बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो सोशलिज्म तो हमारे यहाँ कंटेंट में ऑलरेडी था, इट वाज जस्ट कि एक्सप्रेसिडली मैडम गांधी ने अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए 1976 में थ्रू दिस 42nd अमेंडमेंट डाला, राइट। सो आई होप सोशलिस्ट क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दैट इज द थर्ड वर्ड दैट इज सेक्युलर इनटू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन सेक्युलरिज्म को समझने की अगर कोशिश करें तो सबसे पहले समझते हैं कि हम एज अ नेशन क्या है या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर क्या है। आर वी एज अ नेशन आर वी रिलीजियस कंट्री? सो यस, एज अ नेशन वी मे बी अ रिलीजियस कंट्री बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सेज कि वी आर अ रिलीजियस कंट्री। सो हम लोग पाकिस्तान एज अ स्टेट अगर मैं बात करूँ, सो एज अ स्टेट वी आर नॉट अ थियोक्रेटिक स्टेट लाइक बांग्लादेश और वी आर नॉट थियोक्रेटिक स्टेट लाइक पाकिस्तान, जो कि अपने आप को उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है कि वी आर अ इस्लामिक नेशन। हमारे यहाँ कुछ हिंदू राष्ट्र वाला कॉन्सेप्ट या फिर मुस्लिम राष्ट्र वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि भाई वी आर अ थियोक्रेटिक स्टेट और वी सब्सक्राइब टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के केस में है। या देयर आर मेनी कंट्रीज इन विच देयर कॉन्स्टिट्यूशन गॉड के नाम से शुरू होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सो वी डज नॉट एज अ नेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल वी आर नॉट अ yes, as a society we may be very religious, as people, as a person at the individual level we may be very religious person, but जब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, जब बात आती है इंडिया एज अ स्टेट की, so we are not a religious state. So are we irreligious state? Irreligious स्टेट लाइक फ्रांस में आपका रिलीजन और स्टेट का रोल कंप्लीटली अलग है। सो नो, वी आर नॉट a religious state either. So are we anti-religion like Russia? So no, we are not anti-religion as well. So what we are? You are not religious as well, you are not irreligious as well, you are not anti-religious religion as well. So हम लोग जो हमारा जो कैरेक्टर है that is of non-religious, ठीक है। तो that is what all Indian secularism is about. अभी कुछ और चीजें समझते हैं और उसके बाद शायद आपको कंप्लीटली समझ में आएगा कि what is this Indian secularism is all about. So इंडिया का जो नोशन है इंडियन सेक्युलरिज्म, इंडिया धर्मनिरपेक्षता, ऑल्दो हिंदी में जब आप जाओगे तो धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं, इंडिया के प्रीएम्बल में पंथ निरपेक्ष शब्द यूज किया गया है। यू विल हैव टू, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हो तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में क्या फर्क है। ऑल्दो सेक्युलरिज्म का जो डेफिनेशन है दैट इज धर्मनिरपेक्ष, बट एज अ नेशन वी आर नॉट धर्मनिरपेक्ष, रादर पंथ निरपेक्ष। तो वो आप गूगल कर लेना। हम लोगों ने अपने सेक्युलरिज्म का जो मॉडल बनाया, हमारा मॉडल कंप्लीटली अलग है। हमारे नोशंस ऑफ सेक्युलरिज्म इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनली होल्ड नोशंस ऑफ सेक्युलरिज्म दैट इज बीइंग हेल्ड इन द वेस्टर्न नेशंस। वेस्टर्न नेशन में आप देखोगे कि वेस्टर्न नेशन जो कहते हैं कि स्टेट का रोल और रिलीजन का रोल, ये कंप्लीटली स्टेट, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कंप्लीटली अलग अलग स्फेयर में होना चाहिए। जो चर्चेज हैं वो रिलीजन को देखेंगी और रिलीजन को रेगुलेट करेंगी, उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, चुनी हुई सरकारों का कोई रोल नहीं है। पॉलिटिक्स हैज़ अ डिफरेंट पाथ एंड द रिलीजन हैज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट पाथ। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिया एज अ स्टेट में ये अप्रोच हम लोग नहीं ले सकते। अगर आप एंशिएंट इंडिया में जाओ या मेडिएवल इंडिया में जाओ, हम लोग कंप्लीटली रिलीजियस, हम लोग अपने मूल्य, धार्मिक मूल्य, एथिक्स, मोरालिटी, सब कुछ हमारे जो मोस्ट ऑफ जो एथिकल वैल्यूज़ है, हमारे मोस्ट ऑफ जो मोरल वैल्यूज़ है, हम लोग कहाँ से ड्राइव करते हैं? अपने रिलीजियस स्ट्रक्चर से, अपने इन इतिहास के, महाभारत से, रामायण से। बेटा कैसा बनना चाहिए? तो राम जैसा बनना चाहिए। कैरेक्टर कैसा बनना चाहिए? कृष्णा जैसा बनना चाहिए। अगर आपको एक फोकस्ड गोल के लिए इंस्पायर होना है तो अर्जुना जैसे बनना चाहिए। तो सारे के सारे हमारे जो वो है कैरेक्टर्स हैं या सारी मोरालिटी, वैल्यूज, एथिक्स ऑफ द सोसाइटी, ऑल दीज वी आर ड्राइविंग फ्रॉम वेयर? ऑल दीज थिंग्स वी आर ड्राइविंग फ्रॉम आर स्क्रिप्चर। सो इन दीज काइंड ऑफ, अगर आप राजा इनके जो सभाएं देखो डिफरेंट, चाहे रामायण में देखो सभाएं या फिर महाभारत में या फिर मुगल टाइम्स में भी, यहाँ रिलीजियस गुरुज के लिए एक स्पेशल स्थान होता था, ठीक है। आप धृतराष्ट्र की सभा देख लो या कृष्णा की सभा देख लो या फिर युधिष्ठिर की सभा देख लो, किसी भी एज में चले जाओ, या फिर अकबर की सभा देख लो या फिर औरंगजेब, यहाँ रिलीजियस
प्रीस्ट के लिए अलग अलग, मौलवीज के लिए, प्रीस्ट के लिए, धर्म गुरुओं के लिए एक विशेष स्थान होता था। ठीक है, राम भी जब जाते थे गुरु विश्वामित्र से उन्होंने शिक्षा ली और गुरु वशिष्ठ उनके कुल गुरु थे। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे सिस्टम में, हमारे सोसाइटल और गवर्नेंस में भी रादर रही है। तो जब गवर्नेंस इतना रिलीजियस रहा हो तो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में रिलीजन को कंप्लीटली स्टेट के अफेयर से अलग करना वाज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एज अ सोसाइटी वी आर डीपली रिलीजियस सोसाइटी, राइट। सो हमने क्या फिलॉसफी अपनाई, हमने ये वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ सेक्युलरिज्म वी कुड नॉट अडॉप्ट एंड द पॉलिसी दैट वी अडॉप्टेड इज इंडियन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म इज कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ठीक है, हम लोग ये नहीं करेंगे कि किसी रिलीजन को असिस्ट करें, किसी रिलीजन का बहुत ज़्यादा एज अ कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन डाला गया आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 30 जब हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 एंड देन 29 और 30 जब फंडामेंटल राइट सेक्शन में, तो आपको इंडियन सेक्युलरिज्म का एग्जैक्ट जो चेहरा है वो समझ में आएगा। इंडियन सेक्युलरिज्म का चेहरा नहीं, कैरेक्टर आपको समझ में आएगा। सो लेट द फंडामेंटल, अभी हम लोगों को इंट्रोडक्टरी चीजें देखनी है। सो जो ना काहू से दोस्ती, जो मैं कह रहा हूँ इक्वल डिस्टेंस एंड सपोर्ट टू एवरी रिलीजन, आप वहां देखोगे जब फंडामेंटल राइट्स के 5 आर्टिकल दैट इज 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 जब हम लोग देखेंगे, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स एंड देन रिलीजियस वाला जो राइट है, राइट टू रिलीजन, दैट इज आर्टिकल 25 टू 20, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इसको, इस सेक्युलरिज्म को बचा के रखो आप, वहां हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग कैलाश मानसरोवर के लिए कोई सब्सिडी दे रहे हैं तो हम लोग हज के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। अगर हिंदूज के लिए कर रहे हैं तो मुस्लिम्स के लिए भी करेंगे और क्रिश्चियंस के लिए भी करेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ स्नैपशॉट्स आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये है इंडियन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म, जो कि वेस्ट से कंप्लीटली, वेस्ट व्हिच टॉक्स अबाउट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, दैट काइंड ऑफ मॉडल वी डू नॉट हैव। द मॉडल दैट वी डू हैव इज इक्वल डिस्टेंस। हम लोग, अगर हम लोग अपने आप को एज अ स्टेट, एज अ गवर्नमेंट, अगर हम लोग कंप्लीटली अलग रख रहे हैं तो कंप्लीटली अलग रखेंगे फ्रॉम एवरी रिलीजन। ये नहीं हो सकता कि हिंदुओं का साथ दे, मुस्लिम्स का साथ ना दे, क्रिश्चियंस का साथ दे और हिंदुओं का साथ ना दे। ठीक है, एवरी रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दे। अगर सपोर्ट देना है तो एवरी, किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, किसी तरह का सब्सिडी वाला सपोर्ट देना, तो एवरी रिलीजन विल बी गिवन इन इक्वल मेजर, राइट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, दैट इज द ब्रांड ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। आई होप यू विल हैव क्लैरिटी ऑन ऑल दीज थिंग्स। सो दैट इज द सेक्युलरिज्म। अब अगेन ये वर्ड लाइक सोशलिस्ट, ये सेक्युलर वर्ड भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 थ्रू दिस 42nd अमेंडमेंट ऐड किया जाता है। नाउ अगेन जो सवाल यही उठता है कि भाई क्या हम सेक्युलर 1976 से पहले नहीं थे? सेम जवाब जो कि हम लोगों ने सोशलिस्ट वाले में दिया था कि नहीं, अगर हम लोग नहीं थे तो ये आर्टिकल 25, 28 क्या कर रहा है, टू 28 ये क्या कर रहा है? आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 25 टू 28 टॉक्स अबाउट राइट टू रिलीजन। ठीक है, वहाँ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसा कि मैंने बताया। देन आर्टिकल 14 दैट डील्स विद राइट टू इक्वालिटी। तो अगर हम लोग 1976 में ही सेक्युलर हुए एज अ नेशन, हमारा नेशन का कैरेक्टर सेक्युलर और 1976 में, तो उससे पहले हम लोग क्या थे? उससे पहले भी हम लोग सेक्युलर थे, बिकॉज ये जो आर्टिकल्स हैं वो तो 1976 में ऐड नहीं हुआ ना, वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्टार्टिंग में ही वो कर लिया था, ऐड कर लिया। सो वी वर वेरी मच सेक्युलर। इट वाज जस्ट कि अगेन द सेम आंसर कि दिस वर्ड वाज एक्सप्रेसली इंसर्टेड इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव सर्टन पॉलिटिकल गोल्स बाय अ पर्टिकुलर लीडर, राइट। सो आई होप यू विल हैव क्लियर। सो टू वर्ड्स, द मीनिंग ऑफ टू वर्ड्स दैट इज सोवरेन एंड सोशलिस्ट हैज बीन क्लैरिफाइड। नाउ डेमोक्रेसी का मतलब हम लोग समझते हैं। सो डेमोक्रेसी ये ऑलरेडी क्लियर, जब सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ ऑलरेडी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, अब्राहम लिंकन का ये डेमोक्रेसी का डेफिनेशन 6th क्लास से सिविक्स से हम लोग वी हैव बीन रीडिंग। सो दैट नीड नॉट टू, व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डू हैव? डू वी हैव डायरेक्ट डेमोक्रेसी? नो, वी डू नॉट हैव डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी दैट आवर पॉलिटिकल सिस्टम और आवर गवर्नमेंट हैव? सो द डेमोक्रेसी दैट वी डू हैव इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के क्या क्या टूल्स है? सो यू डू हैव टूल्स लाइक रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइड। सो ऑल दीज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। अगर सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो देखो, आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम दैट वी आर फॉलोइंग? सो वी आर फॉलोइंग दिस नॉट प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम वी आर फॉलोइंग। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? रिपब्लिक वाला सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला सिस्टम हम लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। रिपब्लिक में क्या, रिपब्लिक का क्या डेफिनेशन है? सो रिपब्लिक का ये डेफिनेशन, जो कि रिपब्लिक अगेन प्रीएम्बल में एक वर्ड है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो
डेमोक्रेसी हम लोगों ने समझ लिया। अब रिपब्लिक का मतलब, अगेन रिपब्लिक का मतलब भी सैलिएंट फीचर में मैं समझा चुका हूँ। लेट अस डिस्कस इट ब्रीफली। सो रिपब्लिक का मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ स्टेट है। सो हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब था? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही आप देखोगे कि हेड ऑफ स्टेट विल होल्ड हेरिडेटरी पोजीशन, ठीक है। वंश की वजह से, अपने जन्म लेने की वजह से राजा की फैमिली में पैदा हुआ है जो भी किंग और एम्परेस, शी और ही विल बी द हेड ऑफ द स्टेट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहाँ है? ऑल्दो पार्लियामेंट्री सिस्टम है बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहाँ है? यू हैव इन कनाडा, यू हैव इन जापान, देन ऑस्ट्रेलिया। तो इन हमारे कॉलोनियल मास्टर यूके, वहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है। तो ये हेड ऑफ स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आप देखोगे दैट विल बी अनइलेक्टेड। जो भी किंग या एम्परेस होगी वो होगी हेड ऑफ द स्टेट। बट रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता। रिपब्लिक में आपके हेड ऑफ स्टेट जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे। यूएसए में देख लो, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, ही और शी इज इलेक्टेड। अगेन इन इंडिया एज वेल, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, ठीक है। सो रिपब्लिक का एक तो डेफिनेशन है कि हेड ऑफ स्टेट विल बी इलेक्टेड, एंड द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द रिपब्लिक इज कि रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स पीपल आर अल्टीमेट सोवरन। जो एग्जैक्ट सत्ता होती है, जो एग्जैक्ट पावर होती है, वो पीपल के हाथ में होती है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ अ प्रिविलेज्ड क्लास एंड पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू ऑल। सो दीज आर द टू डेफिनेशंस ऑफ द रिपब्लिक। आई होप ये सारे वर्ड्स जो है दैट डिफाइंस द कैरेक्टर ऑफ इंडियन प्रीएम्बल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्लैरिटी होगी। बाकी की चीजें जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट आर प्रीएम्बल वांट्स टू अचीव और सीक्स टू अचीव, वो हम लोग सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फिर इसके भी अगेन सब कैटेगराइजेशन है। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन द सेकेंड वीडियो। सो जब तक सेकेंड वीडियो नहीं आती तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, सबा खैर।